आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में मैं प्रज्ञान सर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और साथियों, यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी होने वाला है काफी लाभकारी। जैसे यूपीपी, लेखपाल अथवा यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित परीक्षाएं हों, अथवा आपकी कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका राइट आंसर है इसमें अंतरराष्ट्रीय विकल्प बी। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो साथियों, हिंदी भाषी देश में आपका अगर आपने विकल्प मॉरिशस डी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। डी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या बनेगा? उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। और अगर आपने उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची सेलेक्ट कर लिया है लालसा विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है, ऊहापोह पर्यायवाची है। ऊहापोह किस शब्द का पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने अपने इस उत्तर में सेलेक्ट किया असमंजस को विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 55। तो प्रश्न संख्या 55 है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो शीघ्र प्रसन्न होने के लिए एक शब्द का चयन करना है। और अगर आपने ए बी सी तीनों विकल्पों को छोड़ करके विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर आपने चुना है आशुतोष। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया, भुजाएं जब उसकी घुटनों तक लंबी होंगी तो अजानुबाहु शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है। बी विकल्प के साथ आप जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और अगर आपने अपहरण शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग बताया विकल्प सी, तो सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 58 है, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन में उत धन लंघन होता है, व्यंजन संधि है आपकी, और सी विकल्प के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उन्मेख में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और उन्मेख के लिए आपने उद उपसर्ग का प्रयोग किया, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि सही कौन सा इसमें सुमेलित है, इसका आपको सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो इसमें आपने देखा कौन सा सही है, तो देखिए अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ए विकल्प ही आपका सही है। बाकी अवसर, शुभ अवसर, असमय, कुसमय और दीर्घायु चिरायु ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है?
तो शब्दालंकार का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तो यमक में शब्दों के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न होता है, अनुप्रास में भी और श्लेष में भी। लेकिन उपमा में जो है अर्थों के माध्यम से पता चलता है। तो अगर आप विकल्प डी के साथ जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही चयन किया। अगला प्रश्न है कि कौन सा अलंकार इसमें अर्थालंकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अर्थालंकार के भेद होते हैं, जबकि विकल्प इसमें सी जो है वक्रोक्ति, सी विकल्प शब्दालंकार का भेद है। विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भिन्न है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें भिन्न कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने विकल्प चुना है भिन्न शब्द, इसमें कौन सा हो रहा है, तो आप यमक, श्लेष और वक्रोक्त, ये तीनों किसके भेद हैं? तो ये तीनों भेद आपके हो जाएंगे शब्द अलंकार के, जबकि दृष्टांत अर्थालंकार का भेद होता है। और विकल्प डी इसमें से आपने चुना है बिल्कुल राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? इसमें मात्रिक छंद किसमें होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसमें बरवय को चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसमें कुंडलिया, उलाला और गीतिका को छोड़ करके मंदा क्रांता चुन लिया विकल्प सी को, तो सही जवाब के साथ हैं। प्रश्न संख्या 66 है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? शांत रस का स्थायी भाव बताना है आपको। तो वत्सलता वात्सल्य का होता है विस्मय आपका और शोक, यह तीनों विकल्प इसके गलत हैं। जबकि राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपने विकल्प सी चुना है। प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर निर्वेद आपने चुना सी विकल्प को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? और अगर आपने इसका जवाब वात्सल्य रस का चुना है विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब पर है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, या प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। 68 का सही विकल्प क्या बनेगा? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं हम लोग, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में बता दिया सूरदास विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की रचना है? तो इसमें साहित्य लहरी सरावली, साहित्य लहरी सरावली सूर साहित्य आपका जो है सूरदास की रचना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर बनेगा। विकल्प बी इसका राइट। क्षमा करें, सूर सागर सागर लहरी और सरावली, तीन रचनाएं हैं। सूर सागर और सूर सरावली और साहित्य लहरी, तीन रचनाएं सूरदास की मिलती हैं।
तो इसमें सूर साहित्य नहीं बल्कि सूर सागर सेलेक्ट होगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर। सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रचनाओं में सूर सागर और सूर सरावली तथा साहित्य लहरी, इन रचनाएं इनकी सिद्ध रचनाएं हैं। तो विकल्प सी के साथ आप जाइए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो के रचनाकार कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है और आपने परमाल रासो के रचनाकार जगनीक को चुना। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है, और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया है विकल्प बी राम भक्ति को, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि दिगंबर, यही जवाब हो जाएगा विकल्प आपका कालिंदी, सुरसरिता, मंदाकिनी और देवअपगा, यह जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट कर लिया, देखिए पंकज, सतदल और राजीव कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि जलद बादल का पर्यायवाची है। तो विकल्प इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद प्रभाकर किसकी रचना है? छंद प्रभाकर कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और अगर इसका आप जवाब बता रहे हैं कि मतीराम की रचना है, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें मृगांक, राकापति और हिमांशु चंद्रमा के पर्याय हैं। डी विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है और अगर आपने शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें विकल्प ए आध्यात्मिक चयन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है और अगर इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी हितैषी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ बनेगा अपनी बुराई नहीं दिखना। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूर्ख धनवान लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाला इसमें क्या होगा? तो अगर इसका आपने जवाब चुना है आंख का अंधा कांठ का पूरा, तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसमें आपने अगर विकल्प चुना है अपनी ढपली अपना राग, विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका सही उत्तर बनेगा स्वर्ण और सोना। ये सवर्ण नहीं होता है बल्कि स्वर्ण होता है, स्वर्ण का अर्थ सोना होता है। बाकी सूच का पवित्र, सर का सरोवर और सर का अध्याय सही है। यह अगर स्वर्ण होता तो यह भी विकल्प सही हो जाता, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर। 84 और 85 प्रश्न में जो है प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कोई एक विकल्प वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका आपको चयन करना है। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो का सही वाक्य क्या होगा? और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया अपना काम स्वयं करो, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि हमारी नाक में दम हो गई है, तो इसका आपको जवाब बताना है और इसका
राइट आंसर क्या बनेगा? हमारी नाक में दम हो गई है। विकल्प अगर आपने इसका चयनित कर लिया है ए, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दो टुक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? दो टुक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? और इसका जवाब आपने सेलेक्ट क्या किया? स्पष्ट करना, विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका राइट आंसर आप सेलेक्ट कर रहे हैं विकल्प सी, परिमाण को, तो बिल्कुल सही जवाब है आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए, अचिंतन, विकल्प ए, राइट आंसर। अगला है कि प्राकृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द इसमें से क्या बनेगा? तो प्राकृत शब्द का विपरीत अर्थ वाला यानी विलोम शब्द इसमें बताना है। और आपने उसका जवाब कृत्रिम सेलेक्ट किया है, बी विकल्प, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है विकल्प डी, मोती। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगी? तो बृहत विशेषण का ये शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगी? और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया बृहत्तम ग विकल्प को, तो राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? इसमें विकारी शब्द का चयन करना है आपको। और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया विकल्प घ, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द इसमें बहुवचन है? तो आप जानते हैं कि प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ख विकल्प इसका सही। अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या आपको बतानी है और आपने उत्तर में अगर 3 चयनित किया है बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है समूहवाचक संज्ञा, तो बिल्कुल राइट आंसर। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द अगर आपने सेलेक्ट किया है कवि को, तो राइट आंसर है आपका विकल्प ख। बाकी रोटी, हानि और तिथि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे आपको सर्वनाम अगर आपने सेलेक्ट किया है उत्तम पुरुष, तो क विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 98। बोलने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है, क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मध्यम पुरुष बताइए। मध्यम पुरुष का चयन करना है आपको और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख, तुम, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष निम्न में से कौन सा है? तो उत्तम पुरुष अगर आपने विकल्प क को चुना है, मैं को, तो राइट आंसर। और आदर शब्द का विशेषण क्या बनेगा?
आदर शब्द का अगर विशेषण आपने आदरणीय सेलेक्ट किया है तो विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और स्त्रीलिंग शब्द के लिए अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया नदी तो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी हाथी, दही और पानी पुल्लिंग शब्द होते हैं। हाथी का हाथिनी स्त्रीलिंग होता है। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो इनमें कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प घ चुना है, छाया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? और विकारी शब्द के लिए अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ, मनुष्य, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं। ग विकल्प के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि अविकारी शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें अविकारी शब्द के रूप में आपने सेलेक्ट किया भीतर, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ग, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीड़ित शब्द क्या है? तो पीड़ित शब्द आपका विशेषण है, विकल्प घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद आपको बताना है। और अगर आपने विशेषण का भेद सेलेक्ट कर लिया विकल्प ग, 4, तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प ग, सीधा, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उसे क्रिया कहते हैं। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। विकल्प घ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जो अंडरलाइन शब्द, रेखांकित शब्द है जयचंदों, यह कैसा, कौन सी संज्ञा है? और अगर इसका उत्तर आपने जातिवाचक सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है कि शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण अगर आपने शैव सेलेक्ट किया है, ख विकल्प, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग है। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मोहन हंसता है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है। ग विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धन का विशेषण क्या होगा? तो धन का विशेषण धनिक बनेगा। आपने ग विकल्प का चयन किया तो सही उत्तर का चयन किया है। अगला प्रश्न है कि मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, वाक्य में प्रयुक्त बड़ा शब्द क्या है? तो बड़ा इसमें जो शब्द है वह क्षमा करें, प्रश्न संख्या 119 में धन का विशेषण जो है वह धनी बनता है। विकल्प को इसका राइट आंसर होगा, कृपया सुधार कर लें। धन का विशेषण धनी बनेगा। क विकल्प इसका सही उत्तर है। और पढ़ते हैं आगे।
मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, इसमें बड़ा शब्द क्या है, तो यह प्रविशेषण है, विकल्प घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया धीरे धीरे क्या है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ख को अव्यय, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह खाने लगा में किस प्रकार की क्रिया है, तो वह खाने लगा में किस प्रकार की क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर आपने दो विकल्प सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसमें तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, और तेज आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसमें तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है, तो वह जा रहा है, यह तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, तो विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा 4, विकल्प ख इसका सही उत्तर है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।